Bismillahirrahmanirrahim. English second year National Book Foundation. Today we are going to start our model paper objective and इसको मैं आज आपको सॉल्व करने लगा हूँ। ये मॉडल पेपर दोनों मीरपुर बोर्ड एंड हमारा जो एजुके बोर्ड है, जो हमारा फेडरल बोर्ड है, उनके लिए वैलिड है। और ये याद रखिएगा, चीज़ें उतनी आसान नहीं है जितनी आज से पहले थी। चीज़ें डिफिकल्ट हो गई हैं, मजीद ऐसे लो बेस होती जा रही हैं। इसलिए कोशिश करेंगे जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाया जा रहा है, साथ समझाया जा रहा है, इसी की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है एजुकेशन विद हमजा के यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे आप अपनी सेकेंडरी की प्लेलिस्ट में उठा के चीजें तैयार करें। रट्टे मत मारिएगा, रट्टे मारेंगे तो कल वक्त फंस जाएंगे। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, चैनल में हमारे ज्वाइन हो जाए, ग्रुप में ज्वाइन। 70-80-90 ग्रुप हमारे चल रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि 80-90 हज़ार बंदा हमारे से मुस्तफीद हो रहा है। आप भी उनमें शामिल हों, ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करें, अल्लाह की रजा के लिए हासिल करें और तैयारी करें। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। मैं एक एक एमसीक्यू पढ़ता जाऊंगा, करेक्ट ऑप्शन बताता जाऊंगा, साथ साथ समझाता जाऊंगा। आपकी स्क्रीन पे पहला एमसीक्यू ये रहा। कहता है लिटिल चिप्स लाइट ग्रेट फॉयर्स। ठीक है जी, छोटे शोले थी, मतलब छोटी जो चिंगारियां हैं वो ज्यादा आग लगा देते हैं। ग्रेट फायर। अब लिटिल चिप्स लाइट, लाइट जो है ना, लाइट का मतलब है जलाना। उसने यहाँ पे लाइट को अंडरलाइन किया। तो ये याद रखिएगा, लाइट यहाँ पे नाउन नहीं बनेगा, यहाँ पे लाइट वर्ब बन जाता है, वर्ब। ठीक है, तो इसका मतलब है लाइट को जो उसने अंडरलाइन किया वो क्या है, वर्ब। तो ये याद रखिएगा, ये वर्ब है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपके पास कितने एमसीक्यू आते हैं ये भी देख लें। फिर इसके बाद आइडेंटिफाई द डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन बता चुका हूँ। टैब जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दीस दोज, ये आपके पास कौन कौन से होते हैं, चार होते हैं। दिस दैट दीस दोज ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तीसरा इंटरजेक्शन, आपने चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस इंटरजेक्शन। आउच, आई स्टेप्ड ऑन अ थॉर्न, मैं कांटे पे गिरा। ये ठीक है, करेक्ट है। वाओ आई फील सो सैड। अब वाओ लगा के सैड तो बंदा नहीं होता ना, वाओ खुशी के मौके बोला जाता है, गलत। उप्स। अब उप्स कंग्रेचुलेशन, उप्स गम के मौके पे होता है, कंग्रेचुलेशन खुशी के मतलब खुशी का मौका, दैट्स मीन ये भी गलती है। और आखिरी वाला लास्ट, यू डिडंट आउटस्टैंडिंग जॉब ऑन द प्रोजेक्ट, ये भी गलती है। इसका मतलब है आउच वाला ठीक है, तो आपने आउच वाले को ठीक कर लेना है। पहला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। चौथी बात आपके पास क्या है, कीप गोइंग इन स्पाइट ऑफ द सेटबैक्स। चलते रहो जितने भी आपके जिंदगी में सेटबैक्स आए। तो ये आपके पास क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन नहीं, डबल नहीं है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। क्यों, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ आपके पास स्टार्ट में देखें कीप गोइंग, चलते रहो। जब आपके पास नाउन और साथ क्या आ जाए, आपके पास प्रीपोजिशन फ्रेज से स्टार्ट हो, तो इन स्पाइट ऑफ आपके पास क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाती है। कंपाउंड प्रीपोजिशन, बस इन स्पाइट ऑफ का लफ्ज आपने याद रखना है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। पांचवी बात क्या है, ही स्टेड होम, वो घर पर रुका। डेश इट वाज रेनिंग हैवीली, देयरफॉर नहीं हो सकता, बट नहीं हो सकता, सो नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि। तो इसका मतलब है यहाँ पे करेक्ट कंजंक्शन क्या आएगी, बिकॉज। छठवीं बात बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा ट्रिकी सा है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिवल फ्रेज इन द सेंटेंस, द बुक ऑन द शेल्फ हैज बीन सोल्ड इन द मॉर्निंग। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होती है, किसी की सिर्फ, और नाउन की जो सिर्फ बयान करता है वो कौन, मतलब जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। तो द बुक ऑन द शेल्फ, अब यहाँ पे बताना है, उसने चार ऑप्शन दिए। द बुक है, ऑन द शेल्फ, हैज बीन सोल्ड इन द मॉर्निंग है। तो ऑन द शेल्फ आपके पास क्या होगी, एडजेक्टिव, क्योंकि उस बुक के बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या है, आपके पास एडजेक्टिवल फ्रेज है। ये बड़ी गौर तलब बात है। बच्चे जब ऑन देखते हैं तो फौरन से प्रीपोजिशन की तरफ भागते हैं, ऐसा नहीं है। बुक की क्वालिटी यहाँ पे बयान हो रही है, बुक कहाँ पे पड़ी हुई है। द बुक ऑन द शेल्फ का मतलब है कि जो वो किताब जो शेल्फ पर है। तो किताब के बारे में कोई बात बताई जा रही है, डेट मीन्स कि ये एडजेक्टिवल आपके पास फ्रेज है। व्हाट क्वेश्चन डज द एडवर्ब फ्रेज आंसर विद इन द सेंटेंस, ही वर्क विद डेडिकेशन। ठीक है जी, वो डेडिकेशन बड़े अज़म से काम करता है। तो वर्क कैसे करता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होगा हाउ। ही वर्क विद डेडिकेशन, विद डेडिकेशन आपके पास क्या बयान कर रहा है, हाउ, वो कैसे काम करता है। तो डेडिकेशन उसका एक अज़म है, तो हम बता सकते हैं वो बड़े अज़म से काम करता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपके पास, एडवर्ब हाउ। इन विच सेंटेंस डज प्रीपोजिशन फ्रेज एक्ट एज अ एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन फ्रेज आप यहाँ पे कहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये याद रखिएगा। आठवां सेंटेंस है, द बॉय विद ब्लू कैप इज माय ब्रदर, इज माय ब्रदर। यही आपके पास एडजेक्टिव प्रीपोजिशन फ्रेज है। क्यों, द बॉय विद द ब्लू कैप। ठीक है जी, अब वो लड़का जिसने पीली मतलब नीली टोपी पहनी है, इज माय ब्रदर, मेरा भाई है। विद का मतलब होता है साथ से, साथ आपके पास प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज ये इस्तेमाल है जो आपके पास सिर्फ बन रहा है। तो बाकी कोई नहीं, शी सेइंग ड्यूरिंग द स्नो नहीं हो सकता।
ही वेंट टू द मार्केट, नहीं, बाकी सीधे सीधे जुमले। तो पहला वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा, द बॉय विद ब्लू कैप इज माय ब्रदर। ठीक हो गया। नौवां सेंटेंस आपके पास, नौवां एमसीक्यू है, द डॉग रेन अक्रॉस द फील्ड, कुत्ता भागा अक्रॉस। बेसिकली आपके पास ये क्या बन जाता है, एडवर्ब, हाँ जी, एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगी। एडवर्बियल फ्रेज बनने के पीछे रीजन क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है कि कुत्ता किस साइड पे भागा है, मोडिफाई कर रहा है कुत्ते के भागने को। जो चीज नाउन को मोडिफाई करती है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और जो चीज किसी वर्ब को मोडिफाई करे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, अक्रॉस द फील्ड का एडवर्बियल फ्रेज। सर लेक्चर सबके लगे हुए हैं, ये चीजें नहीं सुनेंगे तो फिर आपके लिए बहुत सारे मसाइल हैं, ये बात याद रखिएगा। what type of sentence is this? I went to the market and I bought and आ गया तो सिंपल कंपाउंड जुमला है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जब दो जुमले, दो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसके साथ जुड़े, एंड बट बिकॉज बिफोर के साथ, तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंसेस का नाम देते हैं। ठीक है, ये टाइप ऑफ सेंटेंस है। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क द टीम, देखें सबसे पहले जाके वो लेक्चर सुने जो स्कीम का लेक्चर है, उसमें आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि कहाँ पे क्या क्या चीज कितने कितने नंबर की आ रही है। मैं यहाँ पे भी आपको चीजें लादा कर दूंगा, बट आपने उस लेक्चर को लाजमी सुनना है। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क द टीम वर्क फाइनली बिगेन टू एलिवेट देयर रेपुटेशन। ठीक है जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेट? अब जाहिर सी बात है, वो सारा काम करने के बाद क्या हुआ, टीम वर्क से उसका जो रेपुटेशन है बहाल हुई या मजीद बढ़ी, तो इसका मतलब है रेज, बुलंद करना। रेज आ जाता है, क्या मतलब इसको होता है, बुलंद करना। ठीक है। 12वां डिलीजेंट, डिलीजेंट, ठीक है जी, डिलीजेंट पढ़ना है। स्टूडेंट ऑलवेज कंप्लीट्स हिज होमवर्क इन टाइम। अब लेजी स्टूडेंट होगा या हार्ड वर्किंग होगा, तो ऑफ कोर्स डिलीजेंट कौन किसको कहा जाता है, हार्ड वर्किंग को सिनोनिम है, मतलब सेम मीनिंग है। हिज जनरस नेचर मेड हिम लवेबल टू एवरीवन इन द विलेज। एंटोनिम जनरस का क्या होगा, जनरस का एंटोनिम आपके पास क्या होगा, स्टिंजी। स्टिंगी नहीं पढ़ना, जी पढ़ना है, जी जे की बात निकलनी चाहिए। कंजूसी होता है एंटोनिम अपोजिट। ये देखिए दो एंटोनिम हैं, 2 नंबर के। ये आपके पास कोनेटेशन डोनेटेशन आपको पढ़ा के आ चुका हूँ, वो लाजमी उसको गौर कीजिएगा। कोनेटेशन डोनेटेशन ये आपके पास देखें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, हाउ, तो ये 7 आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच है। ये आपके पास एडवर्बियल टाइप्स ऑफ फ्रेजेस है। ठीक है, तो इन पे आपने गौर करना है बच्चे, इतनी चीजें आसान नहीं है। सारा लुक डाउन आउट द विंडो एट अ डार्क क्लाउड्स रोलिंग इन, लुक लाइक्स वी आर इन डाउनपोर, हम उसमें है। शी सेड इन द मीनिंग ऑफ, अब इस कंटेक्स्ट में डाउनपोर का क्या मतलब होगा कि डिजिटल नहीं हो सकता, हेलस्टॉर्म नहीं, स्नोस्टॉर्म नहीं, हैवी रेन। उसको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा तेज बारिश में मौजूद हैं। एक आपके पास ये सिचुएशन वाला जुमला आएगा, कहता है द न्यू मैनेजर सीम्स वेरी अप्रोचेबल, जो नया मैनेजर आया है वो बड़ा अप्रोचेबल है, हर बंदा उसके पास आसानी से पहुंच जाता है। और या शी इज इजी टू टॉक टू एंड ऑलवेज लिसन, वो हमेशा बात करता है, इसे बात करना आसान है और हर बात को वो सुनता है। तो अनफ्रेंडली नहीं हो सकता, हार्ड टू अंडरस्टैंड नहीं हो सकता, स्ट्रिक्ट एंड हार्श नहीं हो सकता। इजी टू असेस होगा कि उस मैनेजर के पास हम आसानी से जा सकते हैं, इजी टू असेस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 4 आपके पास आ जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस विद द कंटेंट सिमिली। ये आपके पास 3 ऑप्शन अब आपके पास जो आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आ रहे हैं, तो ये भी, ये सिचुएशन बेस्ड जुमला है, ये 1 नंबर का आएगा सिचुएशन बेस्ड, 1 नंबर का है। ये आपके पास तकरीबन कोनोटेशन डोनेटेशन ये 2 नंबर की, और ये आपके पास 2 नंबर के वो आ गए। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस 2 नंबर के हैं, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है 1 नंबर का, ये याद रखिएगा। फिर आपके पास 3 आपके पास आने वाले हैं क्या, फिगर ऑफ स्पीच करेक्ट चूज द सेंटेंस विद कंटेन सिमिली। सिमिली का मतलब होता है तशबीह। तशबीह में आपको याद रखिएगा एज आ जाए, लाइक आ जाए, वो तशबीह होता है। तो हर आईज पॉकेट लाइक एमर, उसकी आंखें जमुर्द की तरह चमकती हैं, लाइक के जैसे की तरह, तो इसका मतलब है, तो आखिरी वाला आपके पास लास्ट ऑप्शन होगा हर आईज वाला। ये आपके पास तशबीह इस्तेमाल हो रही है क्योंकि इसमें लाइक, स्पार्कल्ड, लाइक, एमरल्ड कहा जाता है जमुर्द को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनी किसी बेजान चीज को इंसान की खूबी देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है।
अवर टीचर इंसाइक्लोपीडिया नहीं हो सकता। द शेडोज क्रेप्ट साइलेंटली अक्रॉस द रूम। रिंगना, क्रेप्ट का मतलब है रिंगना, रिंगना इंसान की क्वालिटी है, तो अब साया रिंगता तो नहीं है लेकिन आपको लग रहा है रिंगते हुए आ रहा है, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? द शेडोज क्रेप्ट साइलेंटली। ठीक है, हो गया ऑप्शन नंबर 18। द सेंटेंस लाइफ इज अ रिडल। अब देखें बिल्कुल सेम किसी चीज को किसी की जैसा करार दिया गया, लाइफ इज अ रिडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या होगा आपके पास? सिमिली तो नहीं बन सकता, इस्तारा क्या होता है? मेटाफर। 19 और 20 आपके ये तीन आपके पास क्या हो जाएंगे? फिगर ऑफ स्पीच में से तीन आ जाएंगे, और 19 20 आपके पास दोनों जो आपके पास एलिमेंट ऑफ नॉवल ड्रामा है वहां से आएंगे। इसमें बड़ा गौर करना है। मैंने बहुत अच्छा लेक्चर लगाया एलिमेंट ऑफ नॉवल ड्रामा का, लाजमी सुने, 3 लेक्चर हैं, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैं बड़ा अच्छा ड्रामा बना के भी बता रहा हूँ। A writer wants to create a sense of isolation in a horror story. ठीक है, आइसोलेशन को सेंस बना रहे एक ड्रामनी स्टोरी है। Which setting would be most effective? A busy train station at noon. रात के वक्त एक ट्रेन स्टेशन आ गया, ठीक है, मतलब रात के वक्त जो है एक बिजी ट्रेन स्टेशन है। फिर इसके बाद a remote abandoned cabin deep in the woods far from the town. सनी बीच नहीं हो सकता, रोशनी कॉलेज कैफेटेरिया नहीं हो सकता। a remote abandoned cabin deep in the wood, जंगलात में, जंगल में अकेला कोई बंदा बैठा हुआ है कैबिन में, इन द वुड फ्रॉम द टाउन, और दूर है वो टाउन से, तो यहाँ पे एक हॉरर स्टोरी अच्छी बन सकती है एज कम्पेयर टू अ बिजी ट्रेन स्टेशन एट नून। रात के वक्त ट्रेन स्टेशन पे कुछ हो ना चले, लाइट ऑन हो रही होगी, कोई बेशक जो है ना वहां पे धक्कम पेल ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी होगी, ट्रेन ना भी हो, मतलब इंसानियत तो वहां पे पाई जाती है, लेकिन जंगल में एक वीरान जंगल है, तो हॉरर स्टोरी वहां पे मैं समझता हूँ कि चाइल्ड उसको राइटर वहां पे उसको करेगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सेकंड होगा रिमोट अबंडेंट वाली, रिमोट अबंडेंट। लास्ट ऑप्शन, लॉट आपके पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिचुएशन डिस्क्राइब एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। अब देखें दो तरह के कन्फ्लिक्ट होते हैं, एक है इंटरनल कन्फ्लिक्ट, मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ, और एक आपके पास है एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट किसको कहा जाता है? जो राइटर का किसी मतलब उसके साथ है, आउटर के साथ, किसी पर्सन के साथ है, तो फीलिंग गिल्टी आफ्टर लाइंग अ बुलेट टीनेजर स्टैंड्स अप टू हिज tormentor or soldier hesitate to pull the trigger, torn, हाँ जी, between duty and the morality। देखें दो लोग choosing between right and wrong, अब right and wrong चूज करना है, तो ये आपके जिम्मे में ऑप्शन नंबर 20 छोड़ता हूँ। ऑप्शन नंबर 20 आपके जिम्मे रहा। मैं कमेंट सेक्शन में जिसको ना आया बता भी दूंगा, बट मुझे आपने करके बताना है। सबसे पहले मेरे एलिमेंट ऑफ नॉवल ड्रामा वाला लेक्चर सुने और मुझे बताएं कि ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है, यही आपके पास 100% रिजल्ट फॉलो अप होगा आपके पेपर्स में। दुआ में याद रखिएगा।